नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट विधेयक सदन में पारित हो गया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि जो संस्था ईमानदारी से काम कर रही है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम बिल के विरोध में तो नहीं है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। इस संशोधन के तहत अब धार्मिक काम और चैरिटी के लिए 30 एकड़ जमीन या फिर जमीन पर बना जो ढांचा है उसको ट्रांसफर किया जा सकेगा। अगर नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो सरकार ऐसी जमीन या इस पर बने ढांचे को अपने कब्जे में ले लेगी। इस संशोधन विधेयक में सरकार ने साफ किया है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास पूरे देश में जनहित में काम करने वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसने राज्य में नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए हैं। इस संस्था ने हमीरपुर जिला के भोटा में एक हॉस्पिटल भी स्थापित किया। यह लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति कर रहा है। इस संगठन के पास लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अनुमानित सीमा से ज्यादा जमीन है, जिसे अधिनियम की धारा 5 के खंड झ के उपबंध के तहत छूट दी गई है। राधा स्वामी सत्संग ने कई बार सरकार से अनुरोध किया कि उसे भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के लिए बेहतर प्रबंधन को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर किया जाए। इसे इसका एक सहयोगी संगठन कहा गया है, मगर धारा 5 का खंड झ इसमें रोक लगाता है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ ट्रांसफर की अनुमति सरकार कुछ शर्तों के साथ देगी। इसके लिए धारा 5 का भाग झ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पारित तो हो गया। इस संशोधन को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कोई भी संस्थान भविष्य में इसका दुरुपयोग ना करे। जमीन का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाए और किसी भी सूरत में व्यावसायिक उपयोग ना हो, और वक्त वक्त पर सरकार इसकी समीक्षा करे। दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार को इसकी निगरानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके दूरगामी दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उस पर भी सरकार को चर्चा करनी होगी। विधि विभाग ने हालांकि उनकी तरफ से सरकार को कुछ बिंदुओं पर आगाह भी किया गया था कि इनसे छेड़छाड़ ठीक नहीं होगी। चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से विवेक शर्मा और जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से जुड़े हमारे साथ। विवेक जी, जीएस तोमर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है जी। आपकी धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। देखिए, विधानसभा में संशोधन जो है, जो विधेयक आया था लैंड सीलिंग पर, वो पारित हो गया है। अब वो मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो, उसको कैसे रोका जाए। जीएस तोमर जी, आप बता दीजिए। देखिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं कि इस एक्ट का भविष्य में कोई दुरुपयोग ना हो, और आपको वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा भी करनी जरूरी होगी सरकार के लिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम बिल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो यह सरकार जो है यह तय करे, और इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। वक्त वक्त पर निगरानी और समीक्षा होनी चाहिए। विवेक जी। सर, जो लैंड सीलिंग अमेंडमेंट बिल 2024 जो पारित हुआ है आज, इसके मैं कुछ आपको पहले कुछ मूल विषय में आपके ध्यान करना चाहता हूं। 1972 भूमि सीमा अधिनियम का जो आया था, जो एक्ट लेके आए थे उस समय, उसका जो वास्तु, उसके पीछे की जो मानसिकता थी वो थी सामाजिक न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ताकि किसी व्यक्ति के पास अधिक भूमि ना हो और एक समानता प्रदेश में बनी रहे। और इसी का ही एक दूसरा जो पार्ट है वो आता है 118, जो हम जिसे 118 की हम परमिशन लेकर के कहते हैं। और जन कल्याण और सामाजिक समरसता के लिए अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं तो उसका प्रत्येक सरकार और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन को उसका स्वागत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करने की जरूरत है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये जो व्यवस्थाएं तय की गई हैं 2014 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने
धार्मिक संस्थानों पर भूमि खरीद और ट्रांसफर पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, यह सरकार नहीं बता पाई और इसी की वजह से आज ये अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ी है। जबकि राधा स्वामी सत्संग व्यास का जहां तक प्रश्न आता है, मैं आपके ध्यानार्थ करना चाहता हूं और कांग्रेस के मित्रों के भी ध्यानार्थ करना चाहता हूं कि वो तो ऑलरेडी कृषक हैं। वो जो भूमि जब वो खरीदने जाते हैं तो कृषि प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि खरीदते हैं, और जो व्यक्ति कृषि प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि खरीद सकता है वो बेच भी सकता है। तो फिर उनके लिए 2014 में ये अड़चन क्यों पैदा की गई, इसका जवाब कांग्रेस को देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर अवश्य पूरा स्पष्टीकरण देंगे कि 2014 का पछतावा 2024 में इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की मानसिकता क्या रही है। तोमर जी सुन रहे हैं आप, विवेक जी का भी जवाब दे दीजिए। और दूसरी चीज ये भी, जनता को देखिए, पारित हो गया विधेयक, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका दुरुपयोग भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार जो है वक्त वक्त पर समीक्षा करे। आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो अनिल जी। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए आवाज। हाँ जी बोलिए। देखिए, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। बीजेपी के जो आज प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी, शर्मा जी को मैं नमस्कार करता हूं। अनिल ठाकुर जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की जो अब तक की जो जितनी भी बार भी सरकार रही है, उनकी मंशा हमेशा प्रदेश हित में रही है। और अगर जैसे विवेक भाई बात कर रहे थे, 1972 का जो भूमि अधिनियम संशोधन विधेयक है और उसके तहत जो धारा 118 आता है, वो हिमाचल के कृषि जो सीमांतवादी है, छोटे किसान है, बड़े किसान है, हिमाचल की जो भूमि है, हिमाचल की जो जमीन है, वो किसी बाहरी लोगों को ना मिले और उसका जो है दुरुपयोग ना हो और हिमाचल का जो आदमी और लैंडलेस ना हो जाए, उसके चलते हिमाचल की डॉक्टर वाईएस परमार की सरकार की एक दूरदर्शी सोच थी, जिस पर आज हम 55 साल या 75 साल के बाद भी आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर अनिल जी संशोधन होना बेहद जरूरी है, वक्त की मांग है। तो उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार, उन्होंने इस विधेयक को सदन में रखा है। चर्चा के लिए इसलिए रखा है कि अगर बीजेपी को या विपक्ष को लगता है कि इसमें कुछ जो है आपत्तियां हैं, कोई चिंताएं हैं भविष्य को लेकर, तो उसके लिए चर्चा में रखा हुआ। अगर वो अपनी चर्चा में भाग लेंगे, सकारात्मक राजनीति के साथ जो है अपना विचार विमर्श रखेंगे, सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करवाएंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार जो है विपक्ष के चिंताओं पर भी गौर करेगी और अच्छे से अच्छे और बेहतर संवैधानिक तरीके से तो अमेंडमेंट हो और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो प्रदेश की जो एक मंशा है इसके पीछे, मुझे लगता है अनिल ठाकुर जी, वो सकारात्मक है। वो इसलिए है कि जो धार्मिक संस्थान जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, प्रदेश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उनके लिए अगर जमीन में अगर थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उनको जमीन मुहैया करवाई जा सकती है, धारा 118 में थोड़ा संशोधन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार की गलत सोच होगी। इसमें सरकार की इस मंशा जो है, तोमर जी हम तो आज की बात तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, लेकिन हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे संस्थान जो हैं वो सरकार को आगे आने वाले टाइम में ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनिल जी, धार्मिक संस्थान जो हैं देश भर में बहुत सारे ऐसे हैं जो कहने को धार्मिक संस्थान है लेकिन है व्यावसायिक। देखिए, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी होती है आने वाले समय में भी, अगर कोई धार्मिक संस्थान गलत मंशा से जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, तो सरकार के पास दोबारा विधानसभा में अमेंडमेंट करने की ताकत है। वो दोबारा उसमें सुधार कर सकती है। दोबारा अगर लगता है उनको कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है, कोई किसी तरह की जो है चिंता है भविष्य को लेकर, या जो संस्थान जमीन मांग रहा है उसकी जो मंशा है वो सही नहीं है, तो सरकार अमेंडमेंट कर सकती है, सरकार उस पर रोक लगा सकती है, सरकार कानून खड़ा कर सकती है। ठीक है, विवेक जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जरूरत नहीं है। हाँ विवेक जी। उमर जी से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि 2014 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ये अमेंडमेंट क्यों की थी कि जो सरकारी जो धार्मिक संस्थान हैं वो भूमि ना खरीद सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी की अमेंडमेंट की है ना सरकार ने। तो ये 14 से जो अमेंडमेंट क्यों की थी, मेरा प्रश्न ये है, जिस पर तोमर जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने मूल विषय पर चर्चा की है।
जी विवेक जी देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार या आप विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल पीछे की जो चिंताएं रही, 10 साल पीछे की जो समस्याएं रही या जो काम नहीं हो पाए, उसको हम 10 साल के बाद दोबारा कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। अगर उस समय वो स्थिति नहीं बनी होगी या उस समय जो हालात थे हिमाचल के वो ये नहीं थे जो आज बने हुए हैं, तो आप हो सकता है कि उस समय वीरभद्र सिंह सरकार ने इस पे अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं समझा होगा। और उस समय जो है धारा 118 का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा था हिमाचल में, जिसको लेकर जो हिमाचल के कई आईएएस अधिकारी भी फंस गए थे और उनके खिलाफ भी वीरभद्र सिंह सरकार ने जो है कड़ी कार्रवाई की थी। तो मुझे लगता है अगर सुक्खू साहब को लगता है, हिमाचल के मुख्यमंत्री को लगता है, हिमाचल सरकार को लगता है कि इस समय जो है विधेयक को बेहतर ढंग से एक बढ़िया प्रारूप तैयार करके हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो विवेक जी मुझे लगता है विपक्ष को सहयोग देना चाहिए। विवेक हमारी चिंता यहीं से प्रारंभ होती है। इस 2014 से पूर्व इस पर कोई प्रतिरोध नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भी जमीनी खरीद सकता था, बेच सकता था। वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई। आज इसको इन्होंने दोबारा अमेंड किया है और अमेंड किया है इन्होंने इसको 30 एकड़ भूमि के लिए। मैं इसी मुद्दे को इनके ध्यानार्थ करना चाहता था। 30 एकड़ का अर्थ हो गया 240 कनाल या 120 बीघा। अब यहां से सारा और इसी में आएगी कंस्ट्रक्टेड और अनकंस्ट्रक्टेड पार्ट टोटल आएगा इसके अंदर। जहां तक प्रश्न आता है राधा स्वामी सत्संग ब्यास का, मैं इन्हें बता दूं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास एक ऐसी संस्था है जो समरसता के क्षेत्र में काम करती है। यह सबसे बड़ी रोक थी 2014 में, जिसे कांग्रेस के लोग पचा नहीं पाए और इसी पर इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए ये अमेंडमेंट किया था। इनके अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं थी। और जो अभी तोमर जी ने कहा कि 118 का भ्रष्टाचार, 118 का भ्रष्टाचार हर सरकार में रहा और आज की सरकार में आज भी है। ये एक अलग विषय है, मैं इस पर चिंता नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अधिकारियों द्वारा पैदा किया हुआ भ्रष्टाचार है और उनकी दाल रोटी से चलती है। लेकिन जो महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी 1999 है, ये वास्तविकता में तो 1999 से काम करती आ रही थी। आज जो भ्रष्टाचार की जो हमें आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को मैं आपको विधिवत तरीके से बताता हूं। 2009 में 2015 में 70 कनाल जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,60,000 में अपने मित्रों द्वारा खरीदी और एचआरटीसी को 6 करोड़ 61 लाख रुपए में बेच दी। इसी तरह से जब ये प्रश्न आता है 30 एकड़ का, मैं इन्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि 769 कनाल कृषि भूमि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाई से खरीदी और इन्होंने खरीदी 2012 में और 2017 में कृषक भूमि थी। 2017 और 22 में इन्होंने अपने हल्फनामे में इसे डाला है। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि यहां तो 30 एकड़ 240 कनाल की बात कर रहे हैं, वहां पर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी 769 खरीद रहे हैं। इसकी एवज में भ्रष्टाचार होने की 100% गुंजाइश है, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। ये मैं बताता हूं, प्रश्न संख्या नंबर 2024 दिनांक 4/9/2024 को विधानसभा में इसका उत्तर आया है। ये मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ उत्तर है, तो मैं निकाल के नहीं लाया। कुमार जी एक मिनट सुनिए। और ये जो चिंता है हमारी, यही चिंता है कि इसका दुरुपयोग किस प्रकार होगा, ये प्रश्न है। और इससे भी महत्वपूर्ण विषय हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी तो नहीं कहीं बदलने जा रही इसकी एवज में। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज सरकारी भूमि के ऊपर लगभग, सरकारी भूमि कह रहा हूं मैं, खरीदी हुई भूमि नहीं है, सरकारी भूमि के ऊपर 800 से अधिक मस्जिदें, 250 से अधिक मदरसे चल रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट मामला आया है, वो आया है शिमला के कनलोग का। कनलोग एक जगह पड़ती है शिमला में, वहां का, जहां पर धर्म परिवर्तन के लिए मिशनरी द्वारा 5 से 6 बीघा भूमि पर ही कब्जा कर लिया गया है। वो न्यायालय में विचाराधीन मामला है। इसकी एवज में, ये धार्मिक संस्थाओं की एवज में कोई और खेल तो नहीं खेलने जा रही सरकार। ये हमारी चिंता है। तोमर जी जवाब दीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है। और आपकी चिंता जो है वो हम लोग बेहद गंभीरता से समझते हैं, इस तरह की कोई सोच इसके पीछे नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सदन के अंदर चर्चा हो रही है, विपक्ष को
और विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि वो अपनी चिंताओं से और अपनी आपत्तियों से वो सरकार को अवगत करवाएं। दूसरी बात, जो भी इस चर्चा के बाद जो मसौदा तैयार होगा, जो नई चीज इसमें शामिल होगी, उसको किया जाएगा ताकि भविष्य में कानून का दुरुपयोग ना हो। जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है, विवेक जी आप मानिए, अगर विधेयक होगा, एक्ट बनेगा, कानून के तहत जो है हिमाचल में धार्मिक संस्थान जमीन ले पाएंगे या कितनी ले पाएंगे, उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना किस पर्पस से वो जमीन मांग रहे हैं सरकार से, अगर वो सारा विधेयक में पूरी पारदर्शिता से लिखा जाएगा, उसका एक्ट के तहत नियम बनाए जाएंगे, मुझे लगता है विवेक जी, जो ये जबरदस्ती इंक्रोचमेंट के जो मामले है, जैसे संजौली में आया था, कनलोग की आप चर्चा कर रहे हैं, या कई जगह पे और भी होंगे इस तरह के उदाहरण, तो उस पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। सरकार की मंशा ये नहीं है जिस तरह से आप उदाहरण देके मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है उस बात को इस बात से जोड़ना ठीक नहीं होगा, या जो 2014 में जो स्थिति थी वो स्थिति क्या थी, और आज प्रदेश सरकार को ये क्यों लग रहा है कि राधा स्वामी जैसा जो व्यास, जो एक बड़ा संस्थान है, धार्मिक संस्थान, जो लोगों के लिए इतना भले का काम करता है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो या दूसरा जो अपना काम करते हैं संस्थान, तो उसके लिए तो हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि संस्थान को जो है मजबूत किया जाए। देखिए, हिंदुस्तान में सभी लोग, धर्म के लोग अपने अपने संस्थानों को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार धर्म की बातें करते हैं, तो हमारे सरकार, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस तरह का धार्मिक संस्थानों को लेकर और दूसरे जो संस्थान हिमाचल में चल रहे हैं उनकी जमीन को लेकर करके इतना तो विधेयक पेश कर रहे हैं, इस तरह का कानून ला रहे हैं, तो उस कानून में आपको सहयोग देंगे, अपनी चलिए विवेक जी से पूछ लेते हैं, मुझे लगता है ये मजबूत कानून बनेगा और प्रदेश हित में होगा। ठीक है विवेक जी, आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि ये पारित तो हो गया विधेयक, लेकिन आप मुद्दा जो है वो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एक तीर दो निशाने? सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हाँ, उनके लिए जो सरकार भूमि दे रही है, ये दूसरे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या उनका भी सीलिंग जो है वो 30 एकड़ ही होगी? हम तो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार की, अभी तोमर जी ने एक विषय उठाया, इन्होंने कहा कि हम धार्मिक विषय की बात करते हैं। हम धार्मिक विषय की बात नहीं करते, हम प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और मैं जिस माननीय मंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है, मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। वो बेसिकली किन्नौर से आते हैं। किन्नौर एक ट्राइबल एरिया है जहां पर तोमर जी और मैं भी वहां की स्थानीय नागरिकता नहीं ले सकते। तोमर जी मुझसे सहमत होंगे। वहां की हालत यह है कि ये एक शकील राजेश अली हैं, सपुत्र अमर अली शेख, रिकॉन पीओ का। ये इनका बोनाफाइड है। ये आप देखिए, इसको दिखाइए स्क्रीन पे आप। ये इनका बोनाफाइड है। इनके तो बोनाफाइड वहां बन रहे हैं, और वो भी कल्पा तहसील में। आप क्या बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की? तो हिमाचल प्रदेश में धज्जियां उड़ गई हैं। और इस बात के ऊपर अगर हम प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अरे भाई, वहां पर ये जो शकील राज अली है, पुत्र श्री अमर अली शेख, वहां का जो है, ये वहां का बोनाफाइड कैसे हो गया? और वो भी ट्राइबल एरिया का बोनाफाइड हो गया। ये है। इसके बाद नो डाउट ये कैंसिल भी हुआ है, ये बोनाफाइड कैंसिल भी हुआ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके पास स्थानीय लोगों ने वहां हस्तक्षेप किया, उन्होंने वहां आंदोलन किया, उन्होंने सरकार के आवाज काम है कि बोनाफाइड कैसे बन गया है। ये वहां के तहसीलदार का काम है, वहां के एसडीएम का काम है। प्रशासन नहीं, तोमर जी, प्रशासन किसके नियंत्रण में आता है? प्रशासन क्या किसी दूसरी सरकार को अधिकारियों को करनी होगी ना? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यही अधिकारी आज आपके यहाँ मंत्री जी का हाथ नहीं हो सकता, ये एसडीएम और तहसीलदार को सोचना होगा। तोमर जी, मेरी बात को सुनिए, मैंने शालीनता से आपकी बात सुनी है। ये इसके ऊपर प्रदेश सरकारों की विफलता की झलक आती है, ये स्पष्टता है। इसके ऊपर सरकार ने क्या उस अधिकारी के ऊपर संज्ञान लिया, इसकी स्पष्टीकरण नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। और जिस व्यक्ति ने ये पास किया, ये तो उसके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। किसी और का मामला होता तो हम उस पर भी बात करते हैं कि जी वो कहीं गलती से हो गया, कोई विधायक था। और ये तो रेवेन्यू के मंत्री हैं, ये कोई हेल्थ मिनिस्टर या कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं है। ये ही इज अ रेवेन्यू मिनिस्टर। अगर रेवेन्यू मिनिस्टर के विधानसभा क्षेत्र में ये कुछ हो रहा है तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा? हम वही तो कह रहे हैं। हमें इसी बात की आशंका है कि इस कानून के एक्ट और एवज में
किसी एक सामाजिक संस्था जो समरसता के क्षेत्र में काम करती है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, हम भी उनका अभिनंदन करते हैं, हम भी उनको तोमर जी प्रणाम जवाब करते दे हैं। दीजिए, जो पूछ रहे हैं विवेक जी, इनको डर है विवेक कि जी, कहीं देखिए, भविष्य में अगर ऐसा आप ये खिलवाड़ ना हो बोनाफाइड जिस की तरह बात से करते गिना रहे हैं। जी विवेक जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूं इस बात को लेकर। जिस तरह से आप कह रहे हैं बोनाफाइड बनाया गया, इस तरह के जो उदाहरण हो सकते हैं पूरे हिमाचल में, उसमें कोई शंका नहीं है। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि बोनाफाइड कैसे बनाया गया था। लेकिन शिमला की अगर बात की जाए तो कई मुस्लिम समुदाय के जो विशेष समुदाय, जिनको बार बार कहते हैं बीजेपी के लोग, मैं पूरा नाम ले रहा हूं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने वहां पर आधार कार्ड भी बनाए थे। तो जो इस तरह की जो खामियां डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, इस तरह की जो शातिराना काम होता है, वो उसके खिलाफ पुलिस है, कानून है, अधिकारी बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक मंत्री का काम नहीं है। और जहां तक बात रही इस विधेयक को लेकर, मैं यही कहना चाहता हूं, जब इस विधेयक का पूरा प्रारूप आपके सामने आएगा, आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि सरकार की जो मंशा है वो क्या प्रदेश हित में है या गलत दिशा की तरफ जा रही है, तो विपक्ष को यह पूरा अधिकार है कि वो अपना अपना जो ऐतराज है वो दर्ज करा सकते हैं। वो अपने दोबारा सेशन आएगा, उसमें भी अपनी बात रख सकते हैं, और जो कमियां हैं उसको भी गिनवा सकते हैं। प्रदेश सरकार की मंशा ये नहीं है कि चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके पीछे कोई इतना बड़ा अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हिमाचल की जो डॉक्टर वाईएस परमार की सोच थी, वो आज भी कांग्रेस की हिमाचल सरकार जो है उसको फॉलो कर रही है। और मुझे लगता है कि सुखू सरकार की ये जो सोच है वो इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हिमाचल जो है बनाया हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने। ये जो भूमि अधिनियम संशोधन विधेयक है 1972 की सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2, ये धारा 118, ये सारी जो एक गिफ्ट है, जो एक इनाम है, जो एक सुरक्षा है, वो हिमाचल की डॉक्टर वाईएस परमार की सरकार की सोच है। और इसको बीजेपी भी मानती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं मानते हैं। और जहां तक कमियों की बात रही विवेक जी, 2007 और 2012 के बीच में बीजेपी की सरकार रही, 2017 से 2022 के बीच में जयराम ठाकुर की बीजेपी सरकार रही। ऐसी जो घटना है वो कई बार होती है। ऐसे जो कारनामे हैं, धारा 118 से छेड़खानी है, वो भाजपा सरकार में भी हुई है। विवेक जी, और छोटा आप सा जवाब लोगों दे की दीजिए, सरकार वक्त ने की तो कमी है। जयराम सरकार ठीक ने है तो तोमर जी, amendment ठीक करने है की तैयारी कर दी थी। विवेक आप जी। लोगों ने तो धारा 118 को हटाने की बात की थी। विवेक अगर जी। विवेक जी आपको याद होगा, जयराम ठाकुर 118 को हटाने की तैयारी कर रहे थे और गुजरात और दिल्ली के बिजनेसमैन को हिमाचल ला रहे थे। तो आप याद कीजिए जयराम का कार्यकाल, उन्होंने धारा 118 के साथ छेड़खानी की थी। तोमर जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस के विपक्ष ने उस पर ऐतराज जताया और जयराम ठाकुर को पीछे हटना पड़ा था। ऐसा है, ये बिल्कुल फेक जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 1972 में जब लैंड सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट हुई, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की, हिमाचल प्रदेश में मुजारा एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1972 में। मुजारा एक्ट में सिर्फ बगीचे वाले बचे, बाकी कोई नहीं बचा। आप मुझे बताइए, हमारी भूमियां वहां मुजारा एक्ट में परिवर्तित हो गई, बगीचे क्यों नहीं हुए? कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बचाया उनको? बगीचों पे मुजारा एक्ट क्यों नहीं लगा? ये आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस हमेशा कानून को अपनी सुविधा के अनुरूप तोड़ती मरोड़ती रही है, और 2014 में भी आपने तोड़ा मरोड़ा, और आज 2024 में भी आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। और हमें यही शंका है, आपके इस भूमि अधिनियम एक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी ना बदल जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता ये है, सबसे बड़ी चिंता आरोप है। अपना विरोध ही कर रहे हैं। विधेयक इसीलिए सदन में ला रही है क्योंकि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है। विधेयक पर चर्चा होगी, विधेयक पर बहस होने के बाद विपक्ष के जो सुझाव होंगे उस पर उसको भी समावेश किया जाएगा और प्रदेश के हित में जो है फैसला लिया जाएगा। ये कोई छुपे चलिए काम ठीक नहीं है, हो रहा है। चर्चा के बाद ये क्या कमरे में निकलेगा, बैठे ठीक है, चर्चा के बाद क्या निकलेगा? तोमर जी, विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। वहां पर पूरा विपक्ष बैठा है। विवेक जी, वक्त की कमी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, विपक्ष को बोलो कि सदन में बैठो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, छोटा सा 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा आप। तोमर जी 10 सेकंड बस। देखिए, मेरा विपक्ष से यही कहना है कि नहीं, तोमर जी, विवेक जी को सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ लिया। अपनी सरकार को बोलिए सदन में बैठे, राहुल की मूर्खताओं पर वॉकआउट ना करके बाहर आके नारेबाजी ना करें। हमने सुझाव डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, विषय गृह मंत्री ने डॉक्टर अपमान किया है डॉक्टर अम्बेडकर जी का। सदन में किस तरह की भाषा बोल रहे थे वो? खानदान पंडित से लेकर के उनका नहीं सुनी आपने? ठीक है, शोभा नहीं देता ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी। जीएस तोमर जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन अब हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो
सदन में पारित हो गया है, अब उस पर चर्चा होगी, राष्ट्रपति को जाएगा। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि जो धार्मिक संगठन है, चैरिटी है, वहां पर भविष्य में इस एक्ट का कोई दुरुपयोग ना करे। सरकार की जिम्मेदारी है, वक्त वक्त पर समीक्षा हो, निगरानी हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज। नमस्कार।